नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग डी डॉलराइजेशन को देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग 17वीं यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज शुरू करने वाले हैं और इससे संबंधित हम लोग जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे। आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के सभी सब्जेक्ट्स के सभी सेक्शन से संबंधित अब प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लेकर के आऊंगा और उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे, फिगर्स होंगे या जो भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, वो तथ्य मैं आप लोगों को यहाँ पे उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोग उसे अपने आंसर में समेटने का प्रयास करेंगे, जिससे आप अपने आंसर को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग मूल रूप से डी डॉलराइजेशन के ऊपर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के संदर्भ में कि भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या क्या चुनौतियां हैं। इन दोनों को देखते हुए हम लोग डी डॉलराइजेशन को समझेंगे और यहाँ पर मूल रूप से हम लोग सारे उदाहरणों को देखने का प्रयास करेंगे, जो कि कोविड काल से या कोरोना काल के उपरांत जब ये शब्द चर्चित हुआ, उसके पश्चात क्या क्या देशों के द्वारा किस किस प्रकार के उपाय किए गए हैं, उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यदि हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें तो डी डॉलराइजेशन के विषय में, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि वर्तमान समय में या पूर्व से ही हम लोग अगर देखते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध के काल से डॉलर अपना प्रभुत्व वो वैश्विक व्यापार और ट्रेड पर बनाता चला गया। चाहे इन्वेस्टमेंट की बात करें या ट्रेड की बात करें, दोनों ही क्षेत्रों में डॉलर का प्रभुत्व संपूर्ण विश्व पे बना हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अमेरिकी डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व को समाप्त करने का प्रयास अब वर्तमान में कई देशों के द्वारा किया जा रहा है और इसी प्रभुत्व को जब समाप्त करने की बात कही गई है, तो इसे अर्थशास्त्रियों और विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा डी डॉलराइजेशन के रूप में उद्धृत किया गया है। अब जो भी देश हैं वो चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय लेन देन में अमेरिकी डॉलर पर उनकी जो निर्भरता है उसे कम करने का प्रयास करने की बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि जो डी डॉलराइजेशन की जो प्रेरणा है वह आखिर आ कहां से रही है। तो यहाँ पर समझिएगा तो मुद्रा के जोखिम को कम करना और आर्थिक स्वायत्तता को बढ़ावा देना इसका मूल प्रेरणा का विषय है, ये ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं यदि हम लोग देखते हैं तो विभिन्न विभिन्न राष्ट्रों की मौद्रिक नीतियों के ऊपर में अमेरिका की जो नीतियां होती हैं उसके आधार पर ही लोग अपनी मौद्रिक नीतियां तय करते हैं। साथ ही डी डॉलरीकरण से जुड़े अवसरों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, यदि विभिन्न देश अपनी मुद्रा में या किसी अन्य मुद्रा में व्यापार करते हैं तो व्यापार और वित्तीय स्वतंत्रता में उनके लिए वृद्धि हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियां भी है। सबसे पहली बात है, मुद्रा अस्थिरता एक सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को एक गहरे संकट में, गहरे दलदल में धकेल सकता है। वहीं इस डी डॉलराइजेशन के उपक्रम में भू राजनीतिक तनाव बढ़ने की भी संभावना बन जाती है, क्योंकि अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि डॉलर को किसी अन्य मुद्रा के साथ में प्रतिस्थापित किया जाए। ये कुछ कुछ उस मोहल्ले के दादा की तरह है जो अपने शक्ति को या अपने वर्चस्व को एक मोहल्ले के ऊपर छोड़ना नहीं चाहता है। यदि कोई दूसरा दादा उस मोहल्ले में पहुंचता है तो वहां पर संघर्ष और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो डी डॉलराइजेशन के संबंध में भी यही चीज यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। अब बात करें कोरोना काल और कोरोना काल के उपरांत क्या क्या घटनाएं घटित हुई है जिसे अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने इसे डी डॉलराइजेशन टर्म को उछाला है। तो अगर हम लोग समझे तो 2022 की बात करेंगे तो विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंक्स के द्वारा सोने की खरीद की जा रही है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह जो खरीद है 1967 के उपरांत काफी तेज गति से यह दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो 2022 में जब रसिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया तो रसिया के ऊपर विभिन्न पश्चिमी देशों ने अमेरिका के नेतृत्व में विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि रूस और चीन के मध्य जो व्यापारिक गतिविधियां काफी तेज हो गई और दोनों में नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई। यहां तक कि रूस और चीन आपस में व्यापार करने के लिए रूस की मुद्रा रूबल और युआन चीन की जो मुद्रा है उसमें दोनों ने अपना व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। और अगर वर्तमान समय की बात करें तो इसमें 80 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया है उसके पश्चात के 8 महीनों के भीतर। अब यदि इस ग्राफ को यदि हम लोग देखें और समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जनवरी 2022 में
रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और उसके पश्चात के ग्राफ को हम लोग देखते हैं दोनों के मध्य ट्रेड को, चीन और रूस के, तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जनवरी 2023 तक का ये डेटा यहाँ पर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त 2023 की अगर हम लोग बात करें तो 2023 में ब्राजील और अर्जेंटीना ने आपस में एक कॉमन करेंसी लाने के लिए चर्चा प्रारंभ कर दी है और दोनों देश इसके माध्यम से अपने द्विपक्षीय व्यापार को करने का फैसला कर रहे हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत ने भी यूएई के साथ में इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक समिति का भी गठन किया है। साथ ही साथ ये दोनों नॉन ऑयल कमोडिटीज को के व्यापार के लिए डॉलर के स्थान पर किसी अन्य चीज को तरजीह या दोनों देश आपस की मुद्रा में व्यापार करने की बात को कर रहे हैं। वहीं रूस और ईरान की बात करें तो ये रूस और ईरान दोनों काम कर रहे हैं आपका क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में, जो कि सोने से समर्थित होगी, यानी एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो कि सोने से समर्थित होगी। ये रूस और ईरान इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अगर हम लोग इन सभी कार्यों की ओर देखें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अभी भी जो सेंट्रल बैंक से है वो संपूर्ण विश्व का जो 60% फॉरेन एक्सचेंज है, संपूर्ण देशों के सेंट्रल बैंक्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो सेंट्रल बैंक्स जो है अभी भी संपूर्ण डॉलर का 60% जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके रिजर्व में अपने पास में सुरक्षित रखे हुए हैं। डॉलर के पश्चात अगर हम लोग देखते हैं तो आपका यूरो का स्थान आता है, उसके पश्चात जापानी येन और फिर ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड। ये चार मुद्राएं जो है मूल रूप से विभिन्न देशों के द्वारा अपने रिजर्व करेंसी के तौर पर रखी जा रही है, जिसमें 60% जो है यूएस डॉलर का योगदान होता है। अब यदि हम लोग बात करें केवल रूस और चीन के प्रयासों की, आखिर उन्होंने डी डॉलराइजेशन के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, तो सबसे पहले हम लोग रूस के प्रयास को देखते हैं। अगर हम लोग देखें तो 2014 में रूस ने क्रीमिया के ऊपर अधिकार किया था और उसके पश्चात ही हम लोग देखते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय शक्तियों के द्वारा रूस के ऊपर विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर रूस के विषय में अगर बात करें तो रूस ने डी डॉलराइजेशन के क्षेत्र में 3 डायमेंशनल काम करने प्रारंभ कर दिए हैं। इसका जो प्रयास है 3 डायमेंशनल एफर्ट के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर बात करें तो रूस ने डॉलर मूल्यवान परिसंपत्तियों में अपनी हिस्सेदारी काफी कम कर दी और डॉलर को छोड़ करके वह सोने में इन्वेस्ट कर रहा है और अपने यहाँ पर जो आरक्षित मुद्रा भंडार है उसमें सोने का मात्रा को काफी ज्यादा रूस ने बढ़ा लिया है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो रूस द्विपक्षीय व्यापारों में अपने राष्ट्रीय मुद्राओं को प्राथमिकता दे रहा है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत की भी बात करें तो भारत ने S-400 सिस्टम जब लिया था रूस से तो वहां भी हम लोगों ने रूस को रुपए में पे किया था। रूबल के माध्यम से ही हम लोगों ने S-400 जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है उसका भुगतान हम लोगों ने किया है। इसके अतिरिक्त रूस के द्वारा 2015 में मीर नाम से एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का विकास किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। मीर की यदि हम लोग बात करेंगे तो इससे संबंध में एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे कि रूस का जो अंतरिक्ष स्टेशन था, सबसे पहला अंतरिक्ष स्टेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो रूस का ही था और उस अंतरिक्ष स्टेशन का नाम भी मीर था। तो उसी नाम से हम लोग देखते हैं कि रूस ने एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का विकास किया है जिसके माध्यम से वह विभिन्न देशों को पेमेंट कर रहा है। अब बात करते हैं चीन की, तो चीन का लक्ष्य है डी डॉलराइजेशन को बढ़ावा देना और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि रूस के द्वारा विभिन्न प्रकार के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और अपनी डिजिटल मुद्रा का उपयोग कर रहा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा चीन की जो डिजिटल मुद्रा है वह रेनमिनवी के नाम से जानी जाती है। वैसे चीन की मुद्रा युआन है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और चीन के द्वारा हांगकांग, सिंगापुर और यूरोप में रेनमिनवी ट्रेडिंग सेंटर की स्थापना की गई है जिसके माध्यम से विभिन्न ट्रेडरों को किया जा रहा है। अब यदि बात करें चीन के द्वारा किए गए प्रयासों की तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2021 में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपनी डिजिटल मुद्रा युआन के माध्यम से वैश्विक वित्तीय नियमों को प्रभावित करने के लिए बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS जिसे हम लोग कहते हैं में ग्लोबल सॉवरेन डिजिटल करेंसी गवर्नेंस प्रस्ताव पर प्रस्तुत किया था। ये ध्यान रखना है। और IMF ने 2016 ईस्वी में
2016 में आईएमएफ के द्वारा युआन को एसडीआर बास्केट में पहले ही शामिल कर लिया। ध्यान रखिएगा, एसडीआर बास्केट की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें डॉलर, यूरो, आपका ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड और चीन का युआन भी शामिल है और इसे 2016 में शामिल किया गया था। 2017 की बात करेंगे तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक के द्वारा 500 मिलियन यूरो मूल्य के अपने विदेशी मुद्रा भंडार को युआन मूल्यवान प्रतिभूतियों में बदल दिया था, जिससे कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि चीन की जो मुद्रा है युआन, उसका यूरोप में काफी ज्यादा प्रचलन देखा जा रहा है और इस पर यूरोपीय बैंकों का, जो यूरोप का सेंट्रल बैंक है, वह भी इसे अपना समर्थन प्रदान कर रहा है, अपना विश्वास प्रकट कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि ये सारे घटनाक्रम तो हो गए रूस और चीन के द्वारा क्या किया गया है, लेकिन अगर हम लोग साधारण शब्दों में समझे डी डॉलराइजेशन को, तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि डी डॉलराइजेशन एक ऐसी गतिविधि है जिसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय लेन देन, व्यापार निपटान और वित्तीय संचालन के लिए अमेरिकी डॉलर के ऊपर जो निर्भरता है उसे कम करना या उसे समाप्त करना। और ध्यान रखिएगा कि डी डॉलराइजेशन एक प्रक्रिया है, न कि कोई काम है। ये ध्यान रखना हमें कि एक प्रक्रिया है जो कि धीरे धीरे इसे अचीव किया जा सकता है और इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के द्वारा विभिन्न प्रकार की वैकल्पिक मुद्राओं का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम लोग अंतरराष्ट्रीय ट्रेड में या इन्वेस्टमेंट में न केवल डॉलर अपितु विभिन्न प्रकार के अन्य वैश्विक मुद्राओं का भी उपयोग कर सकते हैं और इन वैश्विक मुद्राओं की बात करेंगे तो यूरो और चीन की युआन, और यहां तक अगर हम लोग बात करें तो कुछ देशों के द्वारा क्रिप्टो करेंसी का भी उपयोग करने की बात कही जा रही है, यानी डॉलर के स्थान पर इसके अन्य माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। वहीं हम लोग बात करें डी डॉलराइजेशन का जो प्राथमिक लक्ष्य है वह वैश्विक अर्थव्यवस्था में विविधता लाना है और अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व से जुड़े जोखिमों को कम करना है। अब यहाँ पर बात ये अच्छी है कि यदि मार्केट में एक साथ बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए, तो किसी एक के ऊपर हमारी निर्भरता समाप्त हो जाएगी। हमारे पास में अगर कोई 5 वस्तुएं हैं, अगर पहली नहीं है तो दूसरे का उपयोग कर सकते हैं, दूसरे नहीं है तो तीसरे का उपयोग कर सकते हैं। तो एक के नहीं रहने पे ऐसा नहीं है कि हमारा कोई काम रुकेगा, हमारा सारा काम बेहतर तरीके से होता जाएगा। इसके अतिरिक्त देखते हैं हम लोग तो अमेरिकी मौद्रिक नीति और राजनीतिक निर्णयों के प्रभाव के कारण अनेक देश जो है वो प्रभावित होते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग अगर देखें तो सारे देशों की जो मौद्रिक नीतियां हैं, राजनीतिक निर्णय होते हैं, वह कहीं न कहीं अमेरिकी मौद्रिक नीति और राजनीतिक निर्णयों से प्रभावित होते हैं। तो कहीं न कहीं डी डॉलराइजेशन उन देशों को आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता भी प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर डी डॉलराइजेशन की परिभाषा भी आप लोग बेहतर तरीके से देख पाएंगे और ध्यान रखिएगा कि ये बेसिकली एक प्रक्रिया है जो डॉलर के अल्टरनेटिव्स को प्रस्तुत करने का प्रयास करती है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके उपरांत अगर हम लोग बात करें तो नीड फॉर द डी डॉलराइजेशन, आखिर वर्तमान समय के वैश्विक व्यापार में डी डॉलराइजेशन का क्या नीड है उसे हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर वर्तमान समय की बात करें तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के द्वारा डॉलर को न केवल संपूर्ण विश्व के आर्थिक व्यापार का एक मुख्य सूत्रधार बना दिया है, अपितु उसने इसे वेपनाइज भी कर दिया है। ये ध्यान रखना है। कारण क्या है? तो अगर कोई देश अमेरिका और यूरोपीय देशों के हित के विरुद्ध कार्य करता है तो उनके विरुद्ध ये देश आर्थिक प्रतिबंध लगा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किसी भी माध्यम से भुगतान नहीं कर पाते। क्योंकि हम लोग पूर्व में ही देख चुके हैं जो अंतरराष्ट्रीय ट्रेड है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा डॉलर का है और डॉलर के माध्यम से ही हम लोग व्यापार करते हैं। तो अमेरिकी मौद्रिक नीतियों और प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका और यूरोपीय देश उस देश पर अपना दबाव बना करके अपनी बात मनवाने की बात करते हैं। इसका सबसे हालिया उदाहरण है रूस। ये ध्यान रखिएगा, रूस के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभाव के कारण ही डी डॉलराइजेशन के प्रयास किए जा रहे हैं वर्तमान समय में। अगर हम लोग 2014 से देखें रूस के द्वारा जब क्रीमिया का एनेक्सेशन किया गया था तो उस पर किस प्रकार के गतिविधियां की गई है ये हमें यहाँ पर देखना होगा।
तो अगर हम लोग बात करें 2014 में, तो रूस के विभिन्न कंपनियों के ऊपर अमेरिका ने विभिन्न प्रकार के सैंक्शन लगाए थे, जिसमें संख्या लगातार बढ़ती गई। और वर्तमान समय की भी बात करें तो रूस के ऊपर काफी तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं अमेरिका और पश्चिमी देशों के द्वारा। इसके अतिरिक्त मौद्रिक संप्रभुता का उल्लंघन होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विभिन्न देशों की मौद्रिक नीतियों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने और अपनी वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि वो अमेरिकी और पश्चिमी देशों के दबाव में कार्य न करें और अपने लोगों के हितों के लिए, अपने नागरिकों के हितों के लिए जो उचित हो वो काम कर पाए। इसे ही डी डॉलराइजेशन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है इस उद्देश्य को। और चीन की बात करेंगे तो यहाँ चीन के द्वारा आर्थिक प्रभाव और स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में युआन का प्रयोग किया जा रहा है। विभिन्न देशों के साथ अगर हम लोग देखें तो चीन ने युआन का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है। और यहाँ अगर हम लोग इस ग्राफ को देखें तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि मार्च 2012 से यह काम प्रारंभ हुआ और वर्तमान समय में डी डॉलराइजेशन का जब दौर हम लोग देख रहे हैं, दिसंबर 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक का ये डेटा है हमारे पास में, तो लगातार इस ग्राफ में बढ़ोतरी होती जा रही है। यानी चीन जो है डॉलर के ऊपर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम करने का प्रयास कर रहा है और द्विपक्षीय व्यापार में वह युआन का प्रयोग काफी हद तक कर रहा है। और मूल रूप से अगर हम लोग बात करें तो वन बेल्ट वन रोड परियोजना में भी चीन के द्वारा युआन का ही प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे वैश्विक वित्तीय अस्थिरता की स्थिति। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि डी डॉलराइजेशन की आवश्यकता एक अधिक विविध वैश्विक आरक्षित मुद्रा प्रणाली बनाने की इच्छा से भी प्रेरित होती है। अब विभिन्न देश चाहेंगे कि उनके पास में एक प्रकार की मुद्रा नहीं हो, क्योंकि जो भी होगा कि डिमांड एंड सप्लाई के रूप में अगर हम लोग देखें अर्थव्यवस्था के नियम को, तो वहां पर ध्यान रखिएगा जिसका सप्लाई कम होगा, डिमांड अधिक होगा, वह हमेशा महंगा मिलता है। तो डॉलर का सप्लाई कम है, डिमांड सभी के द्वारा आती है, तो वह महंगा मिलता है मार्केट में। इसीलिए उसके सापेक्ष, उसके प्रतिस्पर्धा में पांच छह मुद्राएं और रहेंगी जो कि एक बास्केट में निहित हो जाती हैं। तो वहां पर हमारे पास में जिसका सप्लाई होगा उसे हम लोग खरीद सकते हैं, उसके माध्यम से व्यापार कर सकते हैं, जिससे कि जो वैश्विक वित्तीय अस्थिरता की स्थिति है उसे समाप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। यानी एकल मुद्रा के मार्केट से हम लोग निकल करके बहुपक्षीय मुद्रा मार्केट में चले जाएंगे, जिससे कि अमेरिकी डॉलर के ऊपर जो हमारी निर्भरता है वह कम हो जाएगी और उससे जुड़े जो जोखिम है वह भी कम हो जाएंगे। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें यूरो की, तो यूरोपीय संघ का प्रयास है कि वह अंतरराष्ट्रीय उपयोग में यूरो को अधिक से अधिक बढ़ाए, जिससे कि डॉलर के मुकाबले एक अन्य ऑप्शन आपको उपलब्ध कराया जा सके अंतरराष्ट्रीय ट्रेड में, जिससे कि वित्तीय स्थिरता उत्पन्न होगी। ये ध्यान रखना है। यदि हम लोग बात करें कि विभिन्न देशों के द्वारा डी डॉलराइजेशन के क्या प्रयास किए गए हैं, तो इस मैप से भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर हम लोग वर्तमान समय की बात करें तो ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही है। ब्रिक्स देशों के द्वारा एक कॉमन करेंसी की बात की जा रही है। ब्रिक्स में वही 5 देश हैं हमारा, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये पांचों देश मिल करके एक नई करेंसी की बात कर रहे हैं, साथ भी अन्य सदस्य देश और इसके भागीदार देश भी इस पर चर्चा कर रहे हैं और काफी जोरों शोरों से ये चर्चा उठ करके सामने आ रही है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे रूस और तुर्की की। तो दोनों देशों के द्वारा यूएस डॉलर के स्थान पर जो एग्रीमेंट किया गया है, तुर्की के द्वारा रूस के गैस को खरीदने के लिए आपस में मुद्राओं का अदला बदली किया जाएगा। रूस की मुद्रा लीरा और रूबल में ट्रेड करने की बात कही जा रही है। चाइना की बात करेंगे तो चाइना विभिन्न देशों के द्वारा क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम की स्थापना की गई, जिसे हम लोग CIPS के नाम से जानते हैं और इसके माध्यम से रेनमिनबी बिजनेस को स्टार्ट किया गया है और इसी में चीन और विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार में आपस में भुगतान करते हैं। ये ध्यान रखना है। और हाल में ही अगर हम लोग देखेंगे तो चीन और लाओस जो है लोकल करेंसी सेटलमेंट एग्रीमेंट को इन्होंने स्वीकार कर लिया है। ऐसा एग्रीमेंट चीन के द्वारा विभिन्न देशों, जिसमें ईरान भी आपका शामिल है और सऊदी अरब भी, उन देशों के साथ में इस प्रकार के एग्रीमेंट कर रहा है ताकि वो युआन और उन देशों की स्थानीय करेंसी में
व्यापार कर सके। इसके अतिरिक्त बात करेंगे आसियान देशों की, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आसियान के जो सदस्य देश हैं उसमें से सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड, ये 5 देशों ने आसियान पेमेंट कनेक्टिविटी इनिशिएटिव प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से ये लोग आपस में जो स्थानीय मुद्राएं हैं या आसियान के लिए एक कॉमन करेंसी की बात कही जा रही है और इसके लिए ये लोग क्यूआर टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कार्य डीडॉलराइजेशन के लिए किए जा रहे हैं वर्तमान समय में विश्व में। और यदि हम लोग बात करें तो मुद्रा में होने वाले उतार चढ़ाव के प्रति जो देशों को जोखिम होता है, उस जोखिम से बचाव के लिए डीडॉलराइजेशन की बात कही जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है हमारा ऋण लेने वाले लोगों का जो लागत है और काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आवक डॉलर के कम आने से ऋण की लागत काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे देशों को नुकसान भी होता है। साथ ही साथ उन देशों में वित्तीय स्थिरता भी बढ़ जाती है, क्योंकि अधिकांशतः अंतर्राष्ट्रीय ऋण जो होते हैं वो हमारे डॉलर में ही लिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके डिमांड और सप्लाई में होने वाले असंतुलन के कारण ऋण लेने वाले और ऋण देने वाले दोनों देशों को नुकसान उठाना पड़ जाता है। अब बात करेंगे 2022 के रूस यूक्रेन संघर्ष के उपरांत, तो हम लोग देखे हैं कि रूस ने जब यूक्रेन पर अपना आक्रमण किया था, तो उसके पश्चात अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के द्वारा रूस के ऊपर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं और यहां तक कि जो वैश्विक भुगतान प्रणाली है, जिसे हम लोग स्विफ्ट के नाम से जानते हैं, स्विफ्ट भुगतान प्रणाली से रूस को संपूर्ण रूप से काट दिया गया। यानी वैश्विक व्यापार में यदि रूस किसी भी प्रकार का भुगतान करना चाहता है स्विफ्ट के माध्यम से, तो वह नहीं कर सकता है और इसके लिए रूस को वैश्विक वित्तीय लेन देन के लिए वैकल्पिक तरीके खोजने पड़े। तो यदि आज ये चीज रूस के साथ हो रहा है, तो यह कल के डेट में किसी भी देश के साथ में हो सकता है जो अमेरिका और यूरोपीय देशों को प्रतिस्पर्धा दे या उन्हें किसी भी प्रकार से उनके हितों को नुकसान पहुंचाए। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि रूस के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए, जिसमें कि यूरो, चीनी युआन जैसी वैकल्पिक मुद्राओं का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूस के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ उसने सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस और मीर भुगतान कार्ड सिस्टम जैसी खुद की भुगतान प्रणालियों का विकास किया है और अंतरराष्ट्रीय लेन देन में उसका उपयोग वैश्विक स्तर पर रूस के द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो 2022 में जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, तो हम लोग देखते हैं कि रसिया के ऊपर में पश्चिमी देशों और अमेरिका के द्वारा एक गैस एम्बार्गो लगा दिया जाता है कि भैया आपको इससे ज्यादा गैस बेचने की अनुमति नहीं होगी। और अगर हम लोग देखें तो रूस की अर्थव्यवस्था को, तो उसकी अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम उत्पादों पर बहुत हद तक दिखाई पड़ती है, हमें उस पर आश्रित है, उस पर निर्भर है। अब यदि रूस की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य घटक है उस पर ही कुठाराघात कर दिया जाए, तो रूस की जो राष्ट्रीय आय है वो काफी हद तक प्रभावित हो जाती है। इस ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे गैस की बात हो, क्रूड ऑयल हो या मशीनरी और अन्य प्रकार के इक्विपमेंट्स हो, विभिन्न प्रकार के अन्य चीजें हो, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यूरोपीय और देशों और अमेरिका के द्वारा यहाँ पर रूस के ऊपर विभिन्न प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी देश अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों से बचा हुआ नहीं है और आने वाले समय में जब अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से वापस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने देश के लिए संरक्षणवाद को बढ़ावा देने वाले हैं और वहां पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का वो नारा उन्होंने दिया था और उस पर आज भी वो कायम है। तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर यदि हम लोग देखें तो फिर से उनके पिछले टर्म की तरह इस बार भी ट्रेड वॉर दिखाई दे सकता है। पिछली बार चाइना के साथ ये ट्रेड वॉर हुआ था, इस बार अब देखना होगा कि अगले 4 साल अमेरिका और किस देश के साथ ट्रेड वॉर होता है, रूस के साथ, चाइना के साथ या फिर इंडिया के साथ, ये भी हमें देखना होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ग्लोबल एफर्ट्स टुवर्ड द डीडॉलराइजेशन, आखिर वैश्विक स्तर पर किस प्रकार के प्रयास किए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चीन को अगर हम लोग देखें तो चीन की क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक भुगतान प्रणाली का विकास किया गया है 2015 में और इसके माध्यम से चीन
वैश्विक स्तर पर चीन की सीमा के बाहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चीनी युआन मुद्रा का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। 2015 से बात करेंगे 2022 के क्वार्टर फर्स्ट तक में, तो इसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है और चीन अपने इस भुगतान प्रणाली का लगातार प्रचार प्रसार कर रहा है, इसका विस्तार और विकास कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात ब्रिक्स देशों के लिए एसडीआर जैसी एक बास्केट मुद्रा की बात कही जा रही है और ब्रिक्स के सदस्य राष्ट्र आपस में चाहते हैं कि ये डॉलर प्रधान वित्तीय प्रणाली को बदलने के लिए आपस में सहयोग करें और उस इरादे में इन्होंने अपनी वृद्धि भी प्रदर्शित की है ताकि आने वाले समय में वो आपस में व्यापार जब करेंगे तो उसमें डॉलर को प्रतिस्थापित करके एक नई करेंसी में आपस में व्यापार करने वाले हैं। यहाँ पर ओआरएफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, काफी अच्छा आर्टिकल है, आप लोग भी इस आर्टिकल को एक बार पढ़िएगा। छोटा आर्टिकल है लेकिन काफी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो ब्रिक्स रिजर्व करेंसी एंड अटेम्प्ट टू रिड्यूस द डॉलर्स डोमिनेंस, क्या यह हो पाएगा? उसमें काफी अच्छा आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, काफी जो बेहतरीन चीजें होंगी वो प्राप्त हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त बात करेंगे अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र। अब बहुत सारे देश हैं, जैसे हम लोग भारत की बात करेंगे तो भारत ब्रिटेन के साथ में, यूरो के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करेंगे तो उसमें डॉलर की प्रतिस्थापना की भी बात कही जा रही है। हम लोग अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र की बात करेंगे, यह जुलाई 2019 में प्रारंभ हुआ था और इसमें संपूर्ण अफ्रीकी महाद्वीप के सारे देश आपस में वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक एकल बाजार बना देंगे और इसका प्रमुख उद्देश्य होगा कि ये देश अपनी स्थानीय मुद्राओं में अंतर अफ्रीकी व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं। यानी जो अंतर अफ्रीकी व्यापार होगा, जो भी अफ्रीकन कंट्रीज का, वो अपने स्थानीय मुद्राओं में करेंगे और अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र के माध्यम से यह संभव होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि इस उपक्रम से डी डॉलराइजेशन को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिल रहा है और अफ्रीकी देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हम लोग यहाँ पर देखें अफ्रीका के विषय में तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इनका जो कंबाइंड जीडीपी है 55 देशों का, वह 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। और अगर यहाँ ये लोग अपने मुद्रा में व्यापार करते हैं अफ्रीका के देश, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचने की प्रबल संभावनाएं हैं। और अफ्रीका की कुल आबादी की भी बात करेंगे तो 1.2 बिलियन है, 1.2 बिलियन अफ्रीका की कुल आबादी है। तो ध्यान रखिए काफी बड़ा मार्केट है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अफ्रीका में भी काफी ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त यूरोप की बात करेंगे तो यूरो जोन में अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पर यूरो जोन के विभिन्न सदस्य राष्ट्र आपस में व्यापार करने के लिए यूरो मुद्रा का उपयोग करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने एक टारगेट 2 प्रणाली का विकास किया है, जिसका विकास 2007 में शुरू हुआ था। और टारगेट 2 प्रणाली जो है यह रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। यह ध्यान रखिएगा, रियल टाइम में ही सारा सेटलमेंट कर दिया जाता है। फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर सिस्टम इस प्रणाली का पूरा नाम है। और इसके माध्यम से यूरोपीय संघ के सदस्य देश आपस में यूरो में व्यापार और वित्तीय लेन देन करने में ये व्यवस्था सक्षम बनाती है विभिन्न यूरोपीय देश को। ये ध्यान रखिएगा, इंटर यूरोप के आंतरिक भागों में व्यापार करने के लिए ये व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो फिर से यह जो व्यवस्था है अमेरिकी डॉलर को प्रतिस्थापित करने का यूरोपीय प्रयास भर है कि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें कि अब इंडिया यहाँ पे कहाँ है, सबसे महत्वपूर्ण है हमारा कि इंडिया इस व्यवस्था में कहां पर है और किस प्रकार के उपाय भारत के द्वारा किए जा रहे हैं। क्योंकि भारत भी कहीं ना कहीं देखे, वैसे आप लोग ये गुलाबी नोट मत देखिएगा, अब यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है। 2000 का नोट है, जानबूझ करके मैंने इसे लगाया है ताकि आप लोग भी इसका दर्शन कर सके। खैर, डी डॉलराइजेशन की बात कर रही है, हम लोग 2000 का ऑलरेडी 2000 का डी 2000 कर चुके हैं। तो आइए, तो यहाँ पे अगर भारत के उपयोग की बात करें कि भारत किस प्रकार के कार्य कर रहा है, तो भारत ने द्विपक्षीय व्यापार में रुपए को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है भारत। और 18 देशों की बात करेंगे
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 18 देशों के बैंकों को भारतीय रुपए में भुगतान करने के लिए विशेष बोस्टो रुपया खाता खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। ये 18 देश ध्यान रखिएगा। और वर्तमान की बात करेंगे तो इस 19 देश हो गए हैं। 19 देशों को बोस्टो अकाउंट खोलने के लिए आरबीआई ने अनुमति दी है। और 19वां देश है हमारा बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश भारतीय रुपए और बांग्लादेशी टका का उपयोग करके भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार निपटाने वाला 19वां देश बन गया है। बाकी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो हमारे विभिन्न अफ्रीकी कंट्री हैं, तंजानिया, कीनिया, गुयाना, ये सब हो गए। इसके अतिरिक्त इजराइल एक महत्वपूर्ण देश है जिसके साथ हम लोग शस्त्र वगैरह भी हम लोग काफी, और टेक्नोलॉजी से संबंधित काफी चीजें हम लोग आयात करते हैं इजराइल से। रसिया हो गया, रसिया आपका, युगांडा, बोत्सवाना, मलेशिया हो गया आपका, मॉरिशस हो गया, फिजी हो गया, सिंगापुर हो गया। मतलब 18 देशों को हम लोगों ने बोस्टो अकाउंट खोलने की अनुमति दे दी है। और इनके साथ जो है, इनके स्थानीय मुद्राओं के साथ में हम लोग आपस में आंतरिक व्यापार या द्विपक्षीय व्यापार करेंगे, जिससे भारतीय रुपए के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और अमेरिकी डॉलर पर भारतीय निर्भरता काफी कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो भारत विभिन्न देशों के साथ में व्यापार समझौतों को मजबूत कर रहा है। अगर हम लोग यूएई की बात करेंगे तो यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई साझेदार देश हैं जिन उन देशों के साथ में भारत ने व्यापार समझौते को अपना अंतिम रूप देने पर काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त यूके और यूरोपीय संघ के साथ में भी भारत व्यापार समझौते एफटीए कर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखते हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय रुपए को अधिक प्रमुख मुद्रा के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। और यह डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया से ही जुड़ी हुई एक गतिविधि है। यदि हम लोग देखें तो इंडिया और यूएई जो है उन्होंने अपने व्यापार को सेटल करने के लिए रुपए में व्यापार करने की बात कही है, रुपए में भुगतान करने की बात कही है। ये ध्यान रखिएगा, जुलाई 2023 की यह घटना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के विजिट पे गए थे, उसी समय यह समझौता दोनों देशों के मध्य हुआ था। इसके अतिरिक्त मुद्रा विनिमय समझौता भारत विभिन्न देशों के साथ में कर रहा है, क्योंकि इससे भारतीय व्यापार को यहाँ पर सुविधाजनक बनाने में सहायता मिलेगी। न केवल व्यापार अपितु भारत में निवेश करने के लिए भी काफी अधिक सुविधा और सहूलियतें इस मुद्रा विनिमय समझौते के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर हम लोग उदाहरण के रूप में देखें तो आरबीआई के द्वारा सार्क मुद्रा विनिमय ढांचे के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान की है। और यह ध्यान रखिएगा, न केवल मालदीव अपितु अन्य छोटे छोटे राष्ट्रों के साथ में भी भारत ने ऐसे समझौते करके रखे हुए हैं। यहाँ एक अच्छा आर्टिकल मुझे मिल गया था कि एम्पावरिंग द इंडियन रूपी इंटरनेशनलाइजेशन एज अ कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। ये सर्च कर लीजिएगा आप लोग, इसे भी पढ़िएगा। और ये कुमार विवेक आईआरएस हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं फाइनेंस कमीशन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने 2023 में एक आर्टिकल लिखा था। यहाँ से भी आप लोगों को काफी अच्छे अच्छे इनपुट प्राप्त हो जाएंगे, तो ये भी आर्टिकल्स आप लोग रेफर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे स्थानीय मुद्रा निपटान ढांचे का विस्तार। तो अगर हम लोग देखें कि भारत डी डॉलराइजेशन को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों के साथ अपने स्थानीय मुद्रा निपटान ढांचे का विस्तार करने की दिशा में काम कर रहा है। और 2020 की बात करेंगे तो भारत और जापान ने स्थानीय मुद्रा निपटान को शामिल करने के लिए द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था बीएसए का विस्तार किया है। और इसके माध्यम से भारतीय व्यापारी जापानी येन और जापानी व्यापारी भारतीय रुपए में भुगतान कर सकते हैं अपने व्यापार का। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कहीं न कहीं इसके माध्यम से भारत जियो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एक उभरता हुआ पावर, एक उभरती हुई शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाह रहा है। और अगर हम लोग एक दूसरे एंगल से इसे देखने का प्रयास करें तो जापान और भारत के मध्य यह मुद्रा विनिमय समझौता जो है कहीं न कहीं रूस के रेनमिनबी मुद्रा को काउंटर करने के लिए, युआन को काउंटर करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत के द्वारा क्षेत्रीय वित्तीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। और सार्क सदस्य राष्ट्रों के मध्य स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में भारत काम कर रहा है। और लगातार करेंसी स्वैप एग्रीमेंट ये विभिन्न देशों के साथ में, सार्क के सदस्य राष्ट्रों के साथ में कर रहा है। और इसी के लिए हम लोग देखते हैं कि आरबीआई के द्वारा एक सार्क करेंसी स्वैप
फ्रेमवर्क लागू किया गया है, लॉन्च किया गया है, जो कि 2024 से लेकर के 2027 तक होगा। यह जो आप लोग का पॉइंट होगा अपने आंसर में अपना इंक्लूड कीजिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका पॉइंट हो जाएगा। साथ ही साथ भारत के द्वारा सीमा पार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग ऑलरेडी यूपीआई का प्रयोग कर रहे हैं, रुपए कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं। तो यूपीआई का प्रयोग जो है भारत के द्वारा विभिन्न देशों में किया जा रहा है, जिसके उदाहरण हम लोग पेरिस में देखते हैं, दुबई में देखते हैं, यूएई के साथ किया गया, हमारा मालदीव्स में एक्सेप्ट किया जा रहा है। विभिन्न देशों में अगर हम लोग देखें, सिंगापुर में हम लोग पेमेंट कर सकते हैं अपने यूपीआई के माध्यम से। तो हम लोगों ने विभिन्न देशों के साथ में ऐसे समझौते किए हैं जहां पर कि भारतीय यूपीआई को एक्सेप्ट किया जा रहा है, यानी कि सीमा पार डिजिटल भुगतान प्रणालियों में निवेश कर रहा है भारत, और इससे भारत स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और वित्तीय लेन देन को सुविधाजनक बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि भारत और यूएई के द्वारा एक प्रेषण सुविधा का विकास किया गया है, जिसमें भारतीय रुपए और यूएई दिरहम में दोनों देशों के बीच तत्काल मनी ट्रांसफर करने की अनुमति दी जाती है। यहाँ पर दिया गया है आपका कि इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड एंड इंटर ऑपरेटेबिलिटी ऑफ पेमेंट सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड यूएई। इसके लिए भारत का एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और एआई एतिहाद पेमेंट एईपी जो यूएई का है, इन दोनों के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, और ये समझौता ज्ञापन 7 अक्टूबर 2024 को किया गया था। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत अपने आर्थिक संबंधों को लगातार मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, और विशेष रूप से अगर हम लोग बात करें तो ब्रिक्स देशों के साथ में भारत अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। साथ ही साथ अपने व्यापार भागीदारों में विविधता लाने और अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए ऐसे प्रयास भारत के द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ब्रिक्स देशों के द्वारा एक नए विकास बैंक की स्थापना की गई है। साथ ही साथ एक आम मुद्रा बनाने की संभावना पर भी कार्य किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं इस राइटर्स के आर्टिकल में, तो इसमें बताया गया है कि व्हाट इज द ब्रिक्स करेंसी क्या है, और इज द यूएस डॉलर इन ट्रबल, या डी डॉलराइजेशन को इससे बढ़ावा मिलेगा ब्रिक्स करेंसी से, क्योंकि ये पांचों जो शक्तियां हैं ब्रिक्स के जो पांचों देश हैं, ये पांचों देश अत्यंत ही महत्वपूर्ण देश हैं अपने सहयोगी राष्ट्रों के साथ में। इसके अतिरिक्त अब बात करते हैं कि आखिर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं भारत के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए, कि डी डॉलराइजेशन यदि होता है तो किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी हमें उपलब्ध हो पाएगी। अब यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर जोखिमों का विविधीकरण हो जाता है। यदि हम लोग देखें तो संपूर्ण राष्ट्र यदि अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम कर देते हैं इस एकल मुद्रा के अनुपात में, तो यहाँ पर देखते हैं कि उनकी जोखिमों में विविधता लाने में मदद मिलती है, यानी हमारे पास में एक सप्लायर नहीं होगा अपितु कई सप्लायर यहाँ पे हो जाएंगे, और ये कंप्लीट अर्थव्यवस्था के लिए काम करता है। यदि किसी व्यक्ति के पास में कई सप्लायर हो एक ही सामान के, तो उसके जोखिमों में विविधता होती है। अगर कोई एक समय पे नहीं पहुंच पाया, कोई एक भुगतान नहीं कर पाया, हमारा टूटा फूटा सामान पहुंचा रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो कोई एक तो होगा जो हमें सही समय पे सही सामान उपलब्ध करवा पाए। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी डॉलर को हटा करके हम लोग यदि विभिन्न अन्य मुद्राओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, तो हमारा जो जोखिम होगा वो विविधता पूर्ण हो जाएगा, किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। तो देश कम जोखिम वाले क्षेत्र की ओर जाना पसंद करेंगे। तो इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि वैकल्पिक मुद्राओं का उपयोग करके देश डॉलर के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव से स्वयं को बचा सकते हैं, और अपनी अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी मौद्रिक नीतियों के प्रभावों को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें अमेरिका चीन ट्रेड वॉर, ये ध्यान रखिएगा, अमेरिका चीन जो ट्रेड वॉर हुआ था, यह एक महत्वपूर्ण स्टेज था, महत्वपूर्ण पिलर था आपका डी डॉलराइजेशन के लिए भी। तो चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था पर टैरिफ और डॉलर के उतार चढ़ाव को होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उसने युआन के प्रयोग को बढ़ावा देना प्रारंभ कर दिया था। पहली बार जब डोनाल्ड ट्रंप चुन करके आए थे, तो उनका ये परिणाम हुआ था कि चीन के साथ में ट्रेड वॉर हो चुका था, जिससे कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसने नकारात्मक रूप से प्रभाव डाला था। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के शासन काल में चीन और अमेरिका के मध्य
ट्रेड वॉर संपन्न हुआ था, यह ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त बात करेंगे और चुन करके चर्चा फिर से आ चुके हैं, तो किस प्रकार का क्या नीति वो लेकर के आएंगे, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अब आते हैं मौद्रिक नीति स्वायत्तता पे। तो डीडॉलराइजेशन जब देश करेंगे तो हम लोग अपनी डॉलर पर जो निर्भरता है उसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे या अपनी निर्भरता को कम कर देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपनी नीतियों में अधिक स्वायत्त हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे और स्वतंत्र रूप से अपनी नीतियों का निर्माण अपने देश के हित के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के हित के लिए कर सकते हैं। तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व के निर्णयों का जो प्रभाव होगा वह हमारी आर्थिक नीतियों पर काफी कम हो जाएगा। उदाहरण के रूप में अगर हम लोग देखें तो फिर से 2014 के पश्चात रूस के ऊपर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण हम लोग देखते हैं कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था से डीडॉलराइजेशन का प्रयास कर दिया और इसके प्रयास के कारण ही रूस ने क्या किया कि अपनी मौद्रिक नीति पर अधिक नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति उसे प्राप्त हो गई, स्वयं से अपनी नीतियों का निर्माण कर रहा है। यहाँ तक अगर हम लोग देखते हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद भी वो अभी काफी अच्छा काम कर रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था समाप्त नहीं हुई, बर्बाद नहीं हुई, अपितु और ज्यादा अब बढ़ती जा रही है। मार्च 2022 से लेकर के मार्च 2023 तक के डेटा को अगर हम लोग देखते हैं तो इस अवधि काल में हम लोग देखते हैं कि चीन की जो युआन है, युआन रेनमिनबी है, वह डॉलर के मुकाबले काफी ज्यादा आगे बढ़ गई। ब्लैक अगर हम लोग देखते हैं बार को, ब्लैक बार चीन की रेनमिनबी युआन है और डॉलर जो है यह इस ब्लू बार में दिखाया गया है, जो कि यूएस डॉलर रूबल में होने वाले व्यापार को प्रदर्शित करता है। ब्लैक बार हमारा चाइनीज युआन रेनमिनबी बास्केट को दर्शाता है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि इस बास्केट में रूस के द्वारा काफी ज्यादा व्यापार किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, रूस ने अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम कर लिया है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे, क्षेत्रीय मुद्राओं को मजबूत बनाना भी इससे संभव हो सकता है। अब डीडॉलराइजेशन अगर होता है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त के क्षेत्र में विभिन्न स्थानीय मुद्राओं का प्रयोग होना प्रारंभ हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि जो भी निवेशक होंगे, निवेशकों के लिए उन मुद्राओं की विश्वसनीयता और उनके प्रति जो आकर्षण होगा वो बढ़ेगा, जिसके कारण उस देश में निवेश की संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि जो क्षेत्रीय मुद्राएं होंगी वो काफी मजबूत होती जाएंगी। अब यहाँ पे हम लोग यदि उदाहरण ले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, तो इसमें चीन के द्वारा चीनी युआन को बढ़ावा देने का कार्य किया गया है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त में इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है और वैश्विक मुद्रा के रूप में इसकी छवि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। अब यदि हम लोग ट्रेड फाइनेंस ग्लोबल मार्केट रिपोर्ट 2024 को देखते हैं तो 2028 तक संपूर्ण वैश्विक व्यापार 62.64 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा, जिसमें अगर हम लोग देखें तो 6.1% का CAGR यानी आपका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से इसमें वृद्धि होगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि डॉलर के अतिरिक्त भी कुछ अन्य मुद्राएं होनी चाहिए, जिससे न केवल हमें क्षेत्रीय मुद्राओं को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी, अपितु जो देश हैं जो केवल डॉलर में ही व्यापार करते हैं उनके लिए जो जोखिम होगा उसे भी हम लोग कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने का बात किया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डी-डॉलरीकरण क्षेत्रीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देकर के देशों के मध्य अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दे सकता है, जिससे कि एक मजबूत व्यापार संबंध और आर्थिक एकीकरण हो सकता है। उदाहरण के लिए हम लोग ब्रिक्स की बात कर सकते हैं, हम लोग आसियान देशों की बात कर सकते हैं और इन लोगों ने इन देशों के द्वारा व्यापार निपटान के लिए अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं के प्रयोग की बात कही गई है और अमेरिकी डॉलर के विकल्प के रूप में एक नई वैश्विक आरक्षित मुद्रा अपनाने की बात भी, इसकी संभावनाएं भी तलाश की जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करना, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी देश अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो अमेरिका अपने सहयोगी राष्ट्रों के साथ में उन पर प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है। तो डीडॉलराइजेशन की अगर बात करेंगे तो अमेरिका या अन्य संस्थाओं द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभावों से खुद को बचाने का प्रयास इन राष्ट्रों के द्वारा, इन देशों की आर्थिक एंटिटीज के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि उनके पास में वैकल्पिक चैनल होंगे, उपलब्ध होंगे, जिससे वो भुगतान कर सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को वो लगातार कर सकते हैं। इसी के माध्यम से वो व्यापारिक लेन देन को सक्षम बना सकते हैं। उदाहरण की बात करेंगे तो ईरान को यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं। ईरान के ऊपर अमेरिकी प्रतिबंध
लगाए गए हैं। और ईरान की बात करेंगे तो ईरान के ऊपर जब अमेरिकी प्रतिबंध लगाए गए हैं तो ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने बनाए रखने के लिए उसने वस्तु विनिमय व्यवस्था, वो बार्टर सिस्टम तक को उसने लागू कर दिया। भारत की बात करेंगे तो भारत और ईरान की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने वस्तु विनिमय व्यवस्था का उपयोग ईरान के साथ में किया है। हम लोग ईरान से पेट्रोलियम क्रूड ऑयल खरीदते हैं और हम लोग उनके लिए खाने की वस्तुओं को भेजते हैं, जिसमें हमारा गेहूं भी है और चावल भी है। इसके अतिरिक्त देशों के द्वारा स्थानीय मुद्राओं का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी के उपयोग का भी यहाँ पर बात कहा जा रहा है। मूल रूप से रूस और ईरान जो है अपने आपस में होने वाले व्यापार के भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। और यहाँ पर यदि हम लोग इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ईरान ने जो अपना क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया है वो सबसे ज्यादा 2023 में चाइना को किया है और अन्य देशों को किया है। और इसके लिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ईरान के इस क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट में जो भुगतान है ईरान ने उसे उन देशों की स्थानीय मुद्रा या फिर वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से उन्होंने भुगतान को स्वीकार किया है। लेकिन यहाँ तक तो हम लोग अपॉर्चुनिटी की बात कर लिए कि जोखिम कम हो जाएगा, हमारा क्षेत्रीय स्थिरता हो सकती है, क्षेत्रीय सहयोग हो सकता है या क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया को अपनाने के द्वारा। लेकिन इससे जुड़े बहुत सारे जोखिम भी हैं कि किस प्रकार की चुनौतियां संपूर्ण विश्व के सामने उपस्थित हो सकती हैं। अब सबसे पहली आएगी मुद्रा अस्थिरता की बात, क्योंकि अगर डी डॉलराइजेशन की हम लोग बात करते हैं तो मुद्रा अस्थिरता बढ़ जाएगी, ये बढ़ सकती है क्योंकि जो देश होंगे वहां व्यापार के लिए नई मुद्राओं का उपयोग करने लगेंगे। इससे व्यवसायों और निवेशकों के लिए एक अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब सोचिए मोहम्मद बिन तुगलक का फरमान क्या था कि उसने अपने सल्तनत काल के समय में उसने एक नई मुद्रा का प्रचलन कर दिया। लेकिन वहां पर हम लोग क्या देख रहे थे कि लोग चांदी का रुपया तो ले रहे थे, लेकिन तांबा और अन्य धातु का जो बना हुआ था, तांबा और कांसा का जो सिक्का बना हुआ था उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। सारे लोग देना इसे चाहते थे लेकिन लेना कोई नहीं चाहता था। तो कहीं वह स्थिति न उत्पन्न हो जाए कि चांदी के स्थान पर डॉलर ले ले और अन्य देशों की मुद्रा ये तांबा और कांसा, यानी कोई देना ना चाहे और लेना सब लोग डॉलर चाहे। तो इससे मुद्रा अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा उसे नकारात्मक रूप से ये प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि अन्य चीजों को हम लोग देखेंगे किस प्रकार की चुनौतियां हैं, तो स्थानीय मुद्राओं की सीमित स्वीकृति है, क्योंकि सभी देश अगर बात करें दो देश का उदाहरण लेते हैं हम लोग, यदि हम लोग दो देश का उदाहरण लेकर के अगर हम लोग यहाँ पर चले, तो यदि पहले मैं यहाँ पे एक नया पेज ले लूं तो सबसे पहले मैं एक व्हाइट स्क्रीन ले लेता हूं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, दो देश हैं ए और बी, दो देश हैं आपस में व्यापार करने के लिए अपनी स्थानीय मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं। इसका XY, इसका ZM स्थानीय मुद्रा है। तो अगर कोई सी और जेड देश के साथ में ये लोग आपस में व्यापार करेंगे तो फिर अगर भुगतान एक्स वाई में करता है तो जेड के लिए क्या लाभ हो, क्योंकि वो इसके साथ अगर व्यापार नहीं कर रहा है तो इस एक्स वाई मुद्रा जो कि ए का है वो क्या करेगा उस एक्स वाई मुद्रा का। वहीं अगर बात करें सी की, तो सी इसके साथ में एक्स वाई के साथ में व्यापार, ए के साथ में व्यापार कर रहा है, परंतु यह बी के साथ व्यापार नहीं करता है और इसे ए जो है जेडएम मुद्रा के रूप में इसे भुगतान कर रहा है। तो जेडएम मुद्रा का यह क्या कर रहा है, और आपस में होने वाले व्यापार सी और जेड अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो अगर ये दोनों देश एक्स वाई और जेडएम मुद्रा एक दूसरे को देना चाहते हैं और दोनों एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उस परिस्थिति में क्या होगी, वहां पर मुद्रा अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो स्थानीय मुद्राओं का सीमित स्वीकृति के कारण यह नहीं हो पाएगा, मुश्किलें पैदा कर सकता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। वहीं तरलता की कमी हो जाएगी। अब अगर बात करें हम लोग तो स्थानीय मुद्राओं में अमेरिकी डॉलर की तुलना में इनकी सीमित तरलता हो सकती है, जिससे कि बड़े लेन देन के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो सकती है।
वित्तीय बाजारों में स्थानीय करेंसी से काफी सीमित उपयोग होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि इनकी उपयोगिता समाप्त हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो उनकी उपयोगिता है वो सीमित हो जाएगी। इससे भू राजनीतिक तनाव भी उत्पन्न होगा। अमेरिका तो कहेगा ना, अरे ठहरो चुट्टा, तुम लोग मेरा डॉलर का हटाए हो ना, तो अब देखो हम क्या करते हैं, क्योंकि डॉलर तो सभी जगह स्वीकार है, सबको तो डॉलर चाहिए। तो डॉलर जब स्वीकार्य है तो अमेरिका भी वहां पर बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ तो अपनी नीति में परिवर्तन करेगा। तो वैश्विक वित्तीय प्रणाली में स्थापित खिलाड़ी, क्योंकि अगर हम लोग देखें पेमेंट सिस्टम, तो ये स्विफ्ट प्रणाली पर ही है आज के दिन में, और स्विफ्ट पर नियंत्रण किसका है, तो अमेरिका का। इसके द्वारा यह स्थापित की गई प्रणाली है। तो अमेरिका यहाँ पर स्विफ्ट प्रणाली से उन देशों को निकाल सकता है जो उसका विरोध कर रहा है। तो अमेरिकी और अन्य पश्चिमी देश डी डॉलरीकरण प्रयासों का विरोध कर सकते हैं, जिससे एक भू राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अगर हम लोग देखते हैं तो संपूर्ण देश दो खेमों में बढ़ जाता है। एक साम्यवादी देश रूस के नियंत्रण, सोवियत संघ के नियंत्रण में, और दूसरे देश थे पूंजीवादी, जो कि आपका यूरोपीय देश थे, और ये देश अमेरिका के नेतृत्व में आगे खड़े हो जाते हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि डी डॉलराइजेशन के प्रक्रम में शीत युद्ध 2.0 फिर से उत्पन्न हो जाए, शीत युद्ध 2.0 फिर से उत्पन्न हो जाए। ये भी हो सकता है डी डॉलराइजेशन के प्रभावों के कारण उत्पन्न होने वाले जो भू राजनीतिक तनाव है उससे स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त नया जो रुपया आएगा या डी डॉलराइजेशन जो होगा उसके क्रियान्वयन के लिए अनेक चुनौतियां आएंगी। नई भुगतान प्रणाली का विकास करना होगा, वो संपूर्ण विश्व में किस प्रकार से काम करेगा, कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, किस प्रकार से करेगा, तो क्रियान्वयन के स्तर पर भी काफी ज्यादा चुनौतियां उपलब्ध दिखाई देती है। अब बात करते हैं कि क्या भारत को डी डॉलराइजेशन के ऊपर में फोकस करना चाहिए, तो यहाँ पर मेरा आंसर होगा हाँ, भारत को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात है भारत को एकल मुद्रा पर अपनी निर्भरता को कम करने का प्रयास करना चाहिए, और डी डॉलरीकरण जो है वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर पर भारत की निर्भरता कम होनी चाहिए। साथ ही साथ वैश्विक घटनाओं के किसी भी संभावित नकारात्मक प्रभाव से भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने में ये मदद करेगी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यदि किसी प्रकार से विश्व में आर्थिक घटनाएं कोई घटित होती है या राजनीतिक घटना या किसी भी प्रकार की वैश्विक अस्थिरता की स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। तो इन नकारात्मकताओं से बचाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय नीति नियंताओं को डी डॉलराइजेशन के अपने उपायों को तेज करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम लोग देखें कि हाल ही में भारत को ईरान और रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों और कोविड-19 की महामारी के समय अगर हम लोग देखते हैं तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, भुगतान समस्या का हमें सामना करना पड़ा था। तो डी डॉलराइजेशन अगर हम लोग करते हैं, डॉलर के अतिरिक्त अन्य करेंसीज का उपयोग करते हैं, तो इससे हमें काफी सहूलियतें हो पाएंगी। भैया ईरान के साथ अमेरिका ने क्या किया है, रूस के साथ अमेरिका ने क्या किया है, ये हमारे आर्थिक हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उन्हें पेमेंट उन देशों को कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से भारत की जो एकल मुद्रा पर निर्भरता होगी वह कम हो सकती है। इसके कारण भारत को इसका प्रयास करना चाहिए। क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देगा डी डॉलराइजेशन के कारण। तो डी डॉलराइजेशन की बात करेंगे तो क्षेत्रीय व्यापार और सहयोग को बढ़ावा दे सकता है, विशेष रूप से ब्रिक्स देशों के साथ में भारत की जो आर्थिक संबंध है उसे और प्रगाढ़ बना सकता है, और भारत की जो पश्चिमी शक्तियों के ऊपर निर्भरता है उसे कम करने का प्रयास किया जा सकता है। अब यदि हम लोग देखें तो भारत में तेल का जो उत्पादन है, भारत अपने कुल खपत का लगभग 80% तेल जो है वो विभिन्न देशों से आयात करता है, और भारत तेल निर्यातक देशों के साथ में द्विपक्षीय व्यापार में भारतीय रुपये का उपयोग करने का विचार भी ढूंढ रहा है। यूएई के साथ में हम लोगों ने ऐसा कर लिया है, रशिया के साथ में हम लोग रुपये रूबल में ट्रेड ऑलरेडी कर रहे हैं, और इसे करने के लिए जो तेल निर्यातक देश हैं उनके साथ में उनके स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने के लिए भारत ने एक बहु एजेंसी टास्क फोर्स का गठन किया है, जहां पर भारत रुपए में व्यापार कर सकता है, और क्षेत्रीय व्यापार को इससे बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ अमेरिकी डॉलर पर जो भारत की निर्भरता है वह कम हो जाएगी। और अंत में यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि डी डॉलराइजेशन के साथ में नई नई संभावनाएं तो आती ही हैं, लेकिन नई चुनौतियां भी इससे जुड़ी हुई हैं, जिससे में एक महत्वपूर्ण है नई भुगतान प्रणालियों को समर्थन देने के लिए
जो हमारे पास में बुनियादी ढांचा होना चाहिए, वह बुनियादी ढांचा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसकी आवश्यकता होगी, हाई स्पीड इंटरनेट की हमें आवश्यकता होगी, जिसके उपयोग के माध्यम से ही हम लोग इन नई भुगतान प्रणालियों को समर्थन देने वाली सेवाओं का विकास कर सकते हैं। साथ ही साथ जो संभावित मुद्रा अस्थिरता की स्थिति होगी, इससे निपटने का प्रयास भी पहले सुनिश्चित किया जाना चाहिए और भारत को डी डॉलराइजेशन को एक रणनीति के तहत इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए इन चुनौतियों का सावधानी पूर्वक सामना करना होगा। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो हम एकाएक किसी चीज को नहीं छोड़ सकते, एक प्रक्रिया को अपनाते हुए इसे पहले धीरे धीरे कम करना होगा, फिर एक किसी अपनी भारतीय मुद्रा के साथ में हम डॉलर को पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यानी धीरे धीरे करके हम लोग अंत में डॉलर को पूर्णतः त्याग भी कर सकते हैं, क्योंकि तब तक हम लोग एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर चुके होंगे। तो आज के इस सेशन में डी डॉलराइजेशन से संबंधित इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू।